अलावा 2 मज़ीद असाइनमेंट्स आएँगे और उसकी जो वेटेज है वो मेरे ख़्याल में इन टोटैलिटी, वैसे तो मैंने 10 मार्क्स रखी थी, बट लेट्स सी मे बी आई आई इंक्रीज़ इट टू 15 मार्क्स, लेट्स सी। अच्छा, अ, आज जो बेसिकली हम चीज़ करने जा रहे हैं सर्विस कॉस्टिंग, वो एक तरीके से तो आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा मसला यही है कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। आपको सिर्फ सोचना है और करना है। दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जी सर्विस कॉस्टिंग या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस कॉस्टिंग में सर्विस कॉस्टिंग बेसिकली होगी कहाँ पे? पहले तो ये क्वेश्चन आता है। देखिए, सर्विस कॉस्टिंग के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का आपकी ऑर्गेनाइजेशन के की कुछ कंडीशंस नेसेसरी हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की ये है कि वो जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो इनटेंजिबल प्रोडक्ट है। इनटेंजिबल प्रोडक्ट होने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में चले जाएं, आप ट्रांसपोर्टेशन में चले जाएं, आप इंश्योरेंस में चले जाएं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आ जाएं, आप लॉ कंसल्टेंसी फर्म में चले जाएं, कोई भी ऐसी जगह जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इनटेंजिबल प्रोडक्ट अगर वहां पे है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली हम कहेंगे कि ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। और वहां पे फिर ये जो सर्विस कॉस्टिंग है ये एप्लीकेबल है। अच्छा, लेकिन इसमें भी एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, सर्विस कॉस्टिंग सिर्फ उस जगह पे लगेगी जहां पे आप एक बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, बेसिक सर्विसेज में और कस्टमाइज सर्विसेज में फर्क है। अगर आप करीम ले रहे हैं, उबर ले रहे हैं, करीम उबर, या आप नॉर्मल फ्लाइट्स वगैरह की अगर आप बात करें तो ये स्टैंडर्ड सर्विसेज हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जी मेरी कंपनी जो है वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और वो इवेंट प्लान कर रही है, तो इवेंट हर कस्टमर के लिहाज से कस्टमाइज्ड होता है। तो जब कस्टमाइज चीजें होती हैं तो यूजुअली फिर वहां पे सर्विस कॉस्टिंग वैसे अप्लाई नहीं होती, उसमें वो थोड़ा सा फिर जॉब कॉस्टिंग की तरफ चला जाता है कि जो कस्टमर जिस टाइप की प्रोडक्ट मांगेगा, जो चीज मांगेगा, हम उसको उस टाइप की चीज दे देंगे। ठीक है। तो तरीक़ेकार उसमें भी तकरीबन ये होता है, लेकिन बहरहाल वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है एज़ कम्पेयर्ड विद द नॉर्मल ट्रेडिशनल सर्विस कॉस्टिंग। तो पहली कंडीशन तो ये कि जी इंटेंजिबल प्रोडक्ट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन जो उसकी है वो ये है कि अच्छा, सर्विस ऑर्गेनाइज़ेशन में जो दूसरी प्रॉपर्टी, नॉट कंडीशन, प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि जो आपका जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो यूजुअली हेटेरोजेनियस होता है बाय नेचर। हेट्रोजीनियस बाय नेचर इन द सेंस कि जैसे अगर आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एक कस्टमर को, क्योंकि उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड की, मैं दूसरे बंदे को सर्विस प्रोवाइड करूँ, मैं उसके दूसरे बंदे को सर्विस प्रोवाइड करूँ, मेरी जो सर्विसेज की नेचर है वो सेम ज़रूरी नहीं है कि वो हो, उसमें वेरिएशन पॉसिबल है। ये सर्विस कॉस्टिंग की एक प्रॉपर्टी है। हेटेरोजेनियस जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लैपटॉप बना रही हूँ, मेरी कंपनी एक लैपटॉप बना रही है बाय यूजिंग मशीन्स और व्हाटएवर इट इज, तो वो यूजुअली एक जैसी प्रोडक्ट बनती है। उसमें वो होमोजेनियस होती है, दैट इज सेम सिमिलर थिंग। बट सर्विसेज में ये चीज यूजुअली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक और मसला आता है, वो ये आता है कि ये होती हैं पेरिशेबल। पेरिशेबल इन द सेंस कि अगर, अच्छा इसमें एक छोटा सा मसला है जो कि अब आ रहा है, वो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ओरिजिनल जो डेफिनेशन है उसकी वो ये है कि अगर आपने सर्विसेज मिस कर दी तो आप उसका कोई क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते कि चलो ठीक है आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल ये बंदा आके खरीद लेगा। एक दफा आपने सर्विसेज मिस कर दी, दैट मीन यू मिस दो सर्विसेज। लेकिन ये तो ओरिजिनल जो बुकिश डेफिनेशन है वो है। लेकिन अब बहुत सारे केसेस में ऐसी चीजें आ रही हैं जिसको हम आईटी के थ्रू हम इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम क्लास की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो आगे जाके कोई भी बंदा है वो उसको वो सर्विसेज ले सकता है। या मेडिसिन में एक चीज होती है, मेडिसिन में अब ये चीज आ रही है कि जितने भी जो भी डॉक्टर जो भी पेशेंट देख रहा है, उसकी जो डायग्नोसिस हो रही है उनको वो एक सिस्टम में डाल रहे हैं। तो सिस्टम में डालते डालते अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और अगर पेशेंट आता है और हम उसकी जो भी कंडीशंस हैं उसको अगर हम सिस्टम में डालें तो वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है
एक नियर एक प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है कि हाँ यार सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो कंडीशन मैच हो रही है उसके अकॉर्डिंगली ये मेडिसिन बेस्ट रहेगी। तो ये एक तरीके की यूं समझे कि ये कंडीशन थोड़ी बहुत अब वायलेट हो रही है, लेकिन बहरहाल ये बेसिक कंडीशन में इसकी है। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अच्छा चौथी चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नॉर्मली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्जन कॉस्ट मेजर होती है। कन्वर्जन कॉस्ट इज हाई, या आप यूं कह सकते हैं कि जो लेबर एंड ओवरहेड्स है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, मटेरियल की कॉस्ट सिग्निफिकेंट नहीं होती नॉर्मली। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो। जैसे हॉस्पिटल का केस अगर आप देख लें तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और ओवरहेड की कॉस्ट के साथ साथ जो मेडिसिन की कॉस्ट है वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है उसकी। तो हर जगह पे ऐसा नहीं है, लेकिन मेजोरिटी जगह पे आप इंश्योरेंस कंपनी में चले जाएं वहां पे मटेरियल की कोई कॉस्ट नहीं है, लेबर और सर्विसेज की कॉस्ट है, सिस्टम की कॉस्ट है। आप आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में चले जाएं वहां भी जो मेजर कॉस्ट होती है वो आपके लेबर और ओवरहेड की होती है। तो मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्जन कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, लेबर एंड ओवरहेड। लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मटेरियल हमेशा इरेलीवेंट होगा, मटेरियल कुछ केसेस में रेलिवेंट भी हो सकती है। अच्छा, इसने जो यहाँ पे सर्विस कॉस्टिंग में जो प्रॉपर्टीज बताई थी उसमें एक चीज बताई थी, लैक ऑफ ओनरशिप। अच्छा, लैक ऑफ ओनरशिप का बेसिक मसला ये है कि अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और मैंने आपको कोई चीज पढ़ा दी तो उसका ओनरशिप, मतलब वो ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो जाती है कि यार मैंने अगर पढ़ा दिया और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो एक्चुअली ओनरशिप किसकी है। मतलब मैंने पढ़ाया तो प्रोबेबली मेरी ओनरशिप है, लेकिन अब कोई उसके ऊपर कोई राइट, कोई पेटेंट अप्लाई नहीं हो सकता कि हाँ भाई प्रॉपर्टी राइट जिसको हम कहते हैं वो चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं है। तो ये एक छोटा सा मसला है इसका। आप कोई प्रोडक्ट अगर ले रहे हो वो अगर आप बेचते हो तो वो दूसरे की ओनरशिप हो गई, मेरे पास से उसकी ओनरशिप चली गई। सर्विस कॉस्टिंग में यूजुअली, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली ये चीज नहीं होती। तो ये कुछ चार पांच चीजें ऐसी हैं जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में मेन है। लेकिन जो प्राइम कंडीशन है इसकी वो इंटेंजिबिलिटी है। अगर कोई कंपनी इनटेंजिबल प्रोडक्ट, इनटेंजिबल चीजें प्रोवाइड कर रही है तो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगी और उसमें फिर ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी। ये स्लाइड्स में दे दूंगी आप लोगों को, ये स्लाइड्स में दे दूंगी। ओके सही, इट्स ओके। अच्छा, अब इसमें जो सारा मसला आता है ये तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसमें जो बेसिकली मसला आता है वो आता है कि हम इसकी कॉस्ट किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, एक सर्विस है, उसकी उसमें मसला आ रहा है। अब जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मली ये होता है कि जी हमें एक टर्म्स एंड कंडीशन, हमें कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए कि देखिए भाई मटेरियल की कॉस्ट है उसको ऐसे करेंगे, लेबर में इस तरीके से करेंगे, ओवरहेड्स में इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे जो असल मसला है वो है कॉस्ट यूनिट का। अच्छा, कॉस्ट यूनिट का जिक्र इससे पहले हमारी क्लास में अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया कि जिसमें मैं कॉस्ट यूनिट को डिफाइन करूं। देखिए, एक चीज होती है कॉस्ट पर यूनिट और एक चीज होती है कॉस्ट यूनिट, इन दोनों में फर्क है। अगर कॉस्ट पर यूनिट की बात की जाए तो कॉस्ट पर यूनिट मुझे और आप, हम दोनों को पता है कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, एक यूनिट की कॉस्ट। कॉस्ट यूनिट का मतलब है कि जिस चीज के लिहाज से हम कॉस्ट कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं दैट इज कॉस्ट यूनिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये पेन सेल आउट कर रहे हैं तो मैंने कहा कि यार इस पेन की इस इतनी, फॉर एग्जाम्पल इस पेन की तकरीबन 10,000 रुपीज की कॉस्ट है, तो कॉस्ट पर यूनिट विल बी 10,000। और अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका कॉस्ट यूनिट क्या है तो कॉस्ट यूनिट इज दिस पेन। पेन इज बेसिकली द कॉस्ट यूनिट, कि मैं कस्टमर को पेन के लिहाज से चार्ज कर रहा हूँ। उसी तरीके से बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टैबलेट्स हैं। अब टैबलेट सेल आउट होती है, अब पाकिस्तान में तो किसी भी तरीके से बेच दो आप, लेकिन नॉर्मली टैबलेट सेल आउट होती हैं एक पैकेट के लिहाज से। तो वहां पे जो कॉस्ट यूनिट होगा कस्टमर के लिए वो पैकेट होगा। या बहुत सारी टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो एक बॉटल में आती हैं और कभी भी कोई भी वो बॉटल ओपन करके नहीं देगा, वो कहेगा कि जी आपको पूरी, भले आपको इसमें से 2 टैबलेट्स कंज्यूम करनी है बट यू हैव टू बाय होल कंप्लीट बॉटल, एक यूनिट बाय करना है। तो उस केस में जो यूनिट होगा वो उसका एक बॉटल होगा। ठीक है। अच्छा, फिजिकल सिचुएशन में तो ये चीज फिर भी समझाना आसान है। जैसे केक है, केक पाउंड्स के लिहाज से सेल आउट होता है, 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है, 3 पाउंड का केक है, तो उसमें जो कॉस्ट यूनिट होगा वो पाउंड्स होंगे।
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इसका मसला ये है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके से हम कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं वो तरीका डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हैं तो मैंने कहा कि जी करीम उबर जो है वो चार्ज कर रहे हैं माइल्स के हिसाब से, जितना ज़्यादा ट्रेवलिंग होगी वेरिएबल है उतने ज़्यादा हम आपसे पैसे चार्ज करेंगे। आप कराची से हैदराबाद चले जाओ तो कराची से अगर आप एक बस पकड़ते हो डेवो वगैरह जो भी है और अगर आप हैदराबाद पे उतरते हो तो वो आपसे एक फिक्स चार्ज लेगा, वो वेरिएबल चार्ज नहीं है, वो आपसे पर सीट के लिहाज से चार्ज लेगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 6 सीटर पे बैठूं, 6 सीटर इज बेसिकली कॉमनली नोन एज चिंची इन पाकिस्तान, तो चिंची में अगर आप बैठोगे तो वो आपसे पर सीट के हिसाब से पैसे चार्ज कर रहा है। मतलब अगर 4 लोग चिंची में बैठ के जाते हैं तो उनके पैसे पर पर्सन के हिसाब से होंगे, वही 4 लोग अगर आप करीम उबर कर रहे हो उसके पैसे डिफरेंट है। तो ये जो कॉस्ट यूनिट है, द वे वी आर चार्जिंग द कस्टमर इज वेरी डिफरेंट इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, अगर आप आईबीए में पढ़ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे यूजुअली पर सेमेस्टर के हिसाब से पैसे जाते हैं। आप आप CA पढ़ो, वहां पे वो यूजुअली आपको पर पेपर के हिसाब से चार्ज करते हैं। आप अगर स्कूल में हो तो वो आपसे मंथली चार्जेस चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने का तरीका डिफरेंट है। आप ऑनलाइन पढ़ो, वो आपसे पर लेक्चर पर आवर के हिसाब से हो सकता है चार्ज कर ले। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे असल जो झगड़ा है वो कॉस्ट यूनिट का है कि भाई चार्ज किस हिसाब से कर रहे हैं, जिस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं हम उस हिसाब से पैसे आपको चार्ज कर देंगे। दैट इज बेसिकली समथिंग विच वी हैव टू लुक एट। सो इसमें जो नॉर्मली हम तरीका फॉलो करते हैं वो ये फॉलो करते हैं कि जो भी आपकी कॉस्ट है कमिंग ईयर में एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, उसको हम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सर्विसेज से डिवाइड करेंगे। व्हेन आई एम सेइंग नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सर्विसेज, आई मीन चार्जेबल यूनिट्स। चार्जेबल यूनिट्स का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके आपके हॉस्पिटल में तकरीबन कोई 40 रूम्स हैं, 40 तो ज्यादा हो गया, आपके आपके हॉस्पिटल में 20 रूम्स हैं। उन 20 रूम्स में तकरीबन ऑन एवरेज 90% ऑक्यूपाई होता है, 10% ऑक्यूपाई नहीं होता। तो बेवकूफ़ी है कि मैं 20 रूम्स के हिसाब से चार्ज करूं, मुझे चार्ज टेक्निकली करना चाहिए 90% के लिहाज से, क्योंकि 90% सर्विसेज जो है वो कस्टमर कंज्यूम करेगा, 10% सर्विसेज कस्टमर कंज्यूम नहीं करेगा। तो जो कंज्यूम नहीं करेगा उसको पैसे चार्ज करना बेवकूफ़ी है। एक तरीके का आप इसको लॉस कह सकते हो कि यार ये वो लॉस है, 10% सर्विसेज कंज्यूम नहीं होंगी, ये मेरा लॉस है। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, लेकिन ये हमेशा नंबर ऑफ चार्जेबल यूनिट्स होते हैं। अच्छा, चार्जेबल यूनिट्स का मतलब एक और चीज आगे जाके वैसे आएगी भी, लेकिन मैं उसको अभी बता दूं। चार्जेबल यूनिट्स को मैं थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर दूं। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है। अब ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में नॉर्मली देखिए एक चीज हम लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया है, लेकिन हम लोग बहुत सारी केसेस में इस चीज पर गौर नहीं करते। अगर मैं अभी इस वक्त अगर मैं कोई एक रिक्शा लूं और मैं बोलूं कि यार मुझे जाना है, सपोज हैदरी जाना है या कहीं इधर उधर जाना है, तो वो मुझसे एक नॉर्मल पैसा चार्ज करेगा। लेकिन अगर मैं रात के 1 बजे अगर किसी को बोलूं कि यार मुझे यहाँ से मलिर जाना है, तो पहले तो कोई जाएगा नहीं, और अगर जाएगा भी तो वो पैसे ज्यादा लेगा। वो पैसे ज्यादा क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको पता है कि जाने जाने के पैसे तो आप दोगे, लेकिन वापसी के पैसे भी वो आप ही से चार्ज कर रहा है, क्योंकि वापसी में उसको पता है कि कोई कस्टमर नहीं मिलेगा। तो दैट्स बेसिकली व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेबल यूनिट, कि हम कस्टमर से पैसे उतने चार्ज करेंगे जितना वो सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है। तो रात के टाइम पे जाने और आने दोनों की कॉस्ट वो आपसे चार्ज कर रहा है। दोपहर के टाइम पे वो सिर्फ जाने की कॉस्ट चार्ज करेगा, वापसी की कॉस्ट चार्ज नहीं करेगा। दैट्स बेसिकली द कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसमें ये मेरे लिहाज से आसान है। यूं समझे कि ये एक ब्रीदिंग स्पेस है बिटवीन प्रोसेस एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आसान सा चैप्टर है, मुश्किल नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। अब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें बेसिकली आपने अपना थोड़ा सा सोच के कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, हम स्टार्ट करें एक रेस्टोरेंट बिजनेस से। रेस्टोरेंट यूजुअली सर्विस इंडस्ट्री में आता है। रेस्टोरेंट में अक्सर बच्चे थोड़ा सा कंप्लेन करते हैं कि रेस्टोरेंट में जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं वो टेंजिबल नेचर की हैं। आप जो भी आप बना रहे हैं, जो भी डिश आप बना रहे हैं, दैट इज टेंजिबल। लेकिन फिर भी हम उसको सर्विस इंडस्ट्री में लाते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी जो मोस्टली जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो सर्विस से हो रही है। मतलब सर्विसेज वहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जी आप जा रहे हैं, आप खा रहे हैं, एनवायरनमेंट वहाँ का,
बाकी वहाँ पे जो क्लीनलीनेस है, वो सारी चीजें, बिहेवियर, तो वो यूजुअली वो सर्विस में ही आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बुफे सिस्टम की बात करें इसलिए क्योंकि बाकी ऑप्शंस में कॉस्ट जो है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर ऑर्डरिंग। बुफे इज समथिंग विच इज मोर जनरलाइज्ड। अच्छा, अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेंट उसने यहाँ पे दे दी है। अच्छा, कॉस्ट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, कॉस्ट की मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दी, लेकिन कॉस्ट में अगर कोई मुझसे कहे कि क्या क्या चीजें आएंगी, तो कॉस्ट में बेसिकली तो फूड कॉस्ट आ जाएगा, शेफ की कॉस्ट आ जाएगी, उसके अलावा और क्या जाएगा? मैम रॉ मटेरियल्स, सैलरीज आई गेस। शेफ की कॉस्ट आ जाएगी, आपकी यूटिलिटी बिल्स आ जाएंगे, उसमें लॉन्ड्रिंग की कॉस्ट आ जाएगी, या अगर आपने कोई पार्किंग वगैरह की फैसिलिटी दी हुई है तो वहाँ की कॉस्ट आ जाएगी। आई मीन वट एवर कॉस्ट यू आर एक्सपेक्टिंग। व्हेन आई एम सेइंग फूड, फूड का मतलब है कि उसमें भी आपका एक अंदाजा होता है कि किस फूड का कंजम्पशन कम होता है, किस फूड का कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो हम एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं पर एनम, और उसको फिर हम देखते हैं कि यार हमारे पास लोग कितने आएंगे। अच्छा, अब ये वाला काम आसान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड काम है। देखिए, हमारे पास तकरीबन 50 के करीब टेबल्स हैं, और हर टेबल में तकरीबन 4 के करीब चेयर्स हैं। ठीक है, दैट मीन्स 50 मल्टीप्लाई बाय 4, वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ 200 पीपल। 6 operating hours per day is the 6 hours per day is the operational time. One shift of buffet is of 2 hours. That means we have probably 3 shifts per day. 6 घंटे हम ऑपरेट करें, एक शिफ्ट 2 घंटे की है। एवरेज ऑक्यूपेंसी रेशियो इज 75%। The restaurant open for 75 days per week and for 50 weeks during the year. Now you have to calculate cost per person. The only thing which you have to calculate in this case is the number of guests you are going to serve in the coming year, right? तो हम एक बिल्कुल बेसिक सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लोग कितने हैं? हमारे पास जो कैपेसिटी है वो है तकरीबन 200 की कैपेसिटी है, और उसमें से ऑक्यूपाई कितना परसेंट है? 75%। तो अगर हम इसका 75% ऑक्यूपेंसी देखें तो ये तकरीबन बनता है 150 गेस्ट पर डे पर शिफ्ट। मैम पर शिफ्ट। पर शिफ्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक दिन में कितनी शिफ्ट्स हैं? 3 शिफ्ट्स हैं। तो दैट मीन्स 450 गेस्ट पर डे। ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है। And then how many days we are operating? We are operating 7 days per week and for 50 weeks during the period. So times 7 times 50 is equals to what? How many guests? 75% हमने ले लिया यहाँ पे। 157,500, यही है, ठीक है। सो कॉस्ट पर पर्सन कितना हो जाएगा? That will be 5 million pounds, sorry, 4 million pounds upon 157,500 per person. ये तो एक बेसिक कैलकुलेशन है। हाउ मच इज दिस? 4 मिलियन में 6 जीरो हो जाएंगे। मैम 25.39। थोड़ा सा महंगा हो गया, बट खैर है, कोई मसला नहीं है। तो दिस इज बेसिकली अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आसान है, मुश्किल नहीं है। प्रोसेस तो थोड़ा सा हेवी था, उसके लिहाज से कंपैरेटिवली आसान नहीं है। मामा कमरे के। ओके, आगे चले। मैम यस। ये 157500 आर गेस्ट्स पर ईयर दैट दे
served, right? Yes. Okay. Shall we proceed? Okay. अच्छा, अब ये तकरीबन वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा चेंज है वो ये है कि कॉस्ट भी वही है, टेबल्स भी वही हैं, चेयर्स भी वही हैं, ऑपरेटिंग आवर्स भी वही हैं, शिफ्ट्स भी वही हैं, सिवाय इस पार्ट के। उसने कहा एवरेज ऑक्यूपेंसी इज 60% ऑन वर्किंग डेज and 90% on weekends. That is obviously 2 days. And the company works 7 days per week and 50 weeks during the year. Now you have to calculate average cost per person. I'm not sure about this answer. Try to calculate this. इस चीज को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे कि जी अब जाहिर सी बात है वर्किंग डेज में और वीकेंड्स में आपकी ऑक्यूपेंसी डिफरेंट है, ठीक है, वीकेंड्स में आपकी ऑक्यूपेंसी ज्यादा है, वर्किंग डेज में आपकी ऑक्यूपेंसी कम है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, जरा ट्राई करें, देखिए इसमें नंबर ऑफ गेस्ट कितने होंगे, एक एक एस्टिमेट लगाएं, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, ट्राई करें जरा इसको। नहीं नहीं, ओवरऑल ज्यादा हो गया। मैम मेरा आ रहा है 144,000 लेट मी चेक। और कॉस्ट पर यूनिट मेरी निकल रही है मैम 27.78 निकल रही है। मैम मेरी 27.7 आ रही है। एक सेकेंड, मैम मेरी भी 27.78 कॉस्ट पर गेस्ट जो है वो ओवरऑल एवरेज सेम रहेगी, मतलब हम अलग अलग चार्ज नहीं करें। उसका रीजन ये है कि अगर हम अलग अलग चार्ज करेंगे तो हमें वीकेंड और वर्किंग डेज की कॉस्ट भी अलग अलग चाहिए होगी, वो हमारे पास अभी है नहीं। देखिए आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, बट इसको चेक कर लेते हैं। देखिए आपके पास 50 के करीब टेबल्स हैं, 4 चेयर्स हैं, दैट मीन्स 200 इज दी टोटल कैपेसिटी। अच्छा, वर्किंग डेज में 60% ऑक्यूपेंसी है, तो अगर हम इसका 60% लेते हैं तो ये बनता है 120 गेस्ट पर शिफ्ट, मल्टीप्लाई बाय 3 शिफ्ट, multiply by 5 days per week and 50 weeks during the year, और 50 मल्टीप्लाई बाय 4, 200 की कैपेसिटी है, लेकिन वीकेंड्स में 90% ऑक्यूपेंसी होती है, तो 2 9s are 180 मल्टीप्लाई बाय 3 शिफ्ट्स पर डे मल्टीप्लाई बाय 2 days मल्टीप्लाई बाय 50. So this is how you can calculate the total capacity for the expected capacity for the coming year. And then obviously 4 million divided by 144,000, that will be equals to what? 27.7. इसका मतलब मुझे लग रहा था कि इस आंसर में कुछ गड़बड़ है। अब ये तो हमने एक तरीके से इसको चेंज किया है। अब अगर इसमें हम ये कर दें कि जी रमजान का सीजन हम अलग निकालें, उसमें लोग ज्यादा हैं, दिसंबर के सीजन में कम है, जो भी इफ्स एंड बट्स हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करके वी कैन कैलकुलेट एन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। हम यूजुअली कॉस्ट को चेंज बहुत ज्यादा ड्यूरिंग साल में बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर को उस चीज को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। हाँ, अगर स्पेशल ओकेजन है, जैसे हमारे यहाँ रमजान में चीजें बड़ी चेंज होती हैं, तो उस महीने को हटा के बाकी सारी चीजों को हम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, वो इतना मसला नहीं है, बेसिक आइडिया उसमें यही रहेगा। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला है? ओके।
ये तो आप लोग कर लेंगे। ओके अच्छा, अब ये तकरीबन उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट नाउ वी आर इन अ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, वी आर गोइंग टू डू फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। इसमें 3 चीजें हैं। देखिए, कॉस्ट पर किलोमीटर का मतलब हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई ऑन एवरेज जैसे करीम उबर है वो पर किलोमीटर चार्ज कर रही है। कॉस्ट पर पैसेंजर का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह पे फिक्स चार्जेस हैं, लोग ज्यादा होंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, अदरवाइज कॉस्ट सेम रहेगी। कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसका ये किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे है। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 मिलियन है, इसमें ड्राइवर की वेजेस आ जाएंगी, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी, इंश्योरेंस कॉस्ट आ जाएगी, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट आ जाएगी। जो जो कॉस्ट आपकी हैं जो रिकवर करनी है वो सारी हम यहाँ पे ले लेंगे। टोटल कोचेस उसने आपको बता दिया, नंबर ऑफ ट्रिप्स उसने आपको बता दिया, डिस्टेंस पर ट्रिप उसने आपको बता दिया, ऑक्यूपेंसी रेट इज 80%, सीट्स पर कोच इज 40, द कंपनी ऑपरेट्स 350 डेज पर ईयर। अब सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि कॉस्ट पर किलोमीटर कितना होगा। कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ किलोमीटर्स फॉर द कमिंग ईयर? 2 मिनट लें, जरा कैलकुलेट करें, ये तो आसान चीज है यार। असल मसला इसके बाद वाला चैप्टर थोड़ा करेगा, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। जरा किलोमीटर्स ट्राई करें, कितने आ रहे हैं? मैम किलोमीटर्स तो आ रहे हैं 270 मल्टीप्लाई बाई 350 डेज। एक मिनट, हाँ 94,500 है शायद। यस मैम 94,500। 6 coaches multiply by 3 trips per coach multiply by 15 kilometers and then multiply by 350 days. So this will be 94,500. ऑक्यूपेंसी रेशियो जो है वो इसमें आएगा, सीट्स कॉस्ट पर पैसेंजर पे आएगा। तो कॉस्ट पर कोच हो जाएगी आपकी 2 मिलियन divided by 94,500. Is this 21.16? Okay. उसके बाद फिर second requirement is cost per passenger. Now we have to calculate number of passengers. पैसेंजर्स जो हैं वो आपके पास अब 40 सीट्स हैं, 40 सीट्स का 80% ऑक्यूपाई रहता है, तो इसका मतलब है 40 का 80% बनेगा 32। 32 सीट्स आपकी एक वक्त में ऑक्यूपाई रहती हैं, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 3 3 ट्रिप्स कोचेस मल्टीप्लाई बाय हम मल्टीप्लाई बाय 350, क्योंकि ये तो एक ट्रिप की बात हो रही है ना, आपकी 3 ट्रिप हैं और 6 कोचेस हैं, तो तकरीबन 18 के करीब ट्रिप्स आपकी हो रही हैं पर डे। So the number of passengers will be what? 576 2,01,000। 576। ये नहीं आ रहा? मैम यही आ रहा है। अच्छा, cost will be 2 million upon 201,600. That will be around. Is it 9.92 Yes, ma'am. per passenger? ठीक है। अच्छा, अब जो तीसरा वाला पार्ट है ये कह रहे हैं कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखिए, अब मुझे आइडिया नहीं आप लोगों ने कितना बसों में ट्रेवल किया या नहीं किया। अगर हम एक बस की एग्जांपल ले लें तो मैंने कहा यार ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। कॉस्ट पर किलोमीटर आ रही है 21.16, ठीक है। अब पॉइंट ए से, अच्छा ये 21.16 पर किलोमीटर है। पॉइंट ए से पॉइंट बी में अगर हम ट्रेवल करते हैं तो $21 के एक्सपेंडिचर है, लेकिन उस $21 के एक्सपेंडिचर को कितने लोग बियर कर रहे हैं? 32। बिकॉज अगर हम इसको बस एज्यूम करके चलते हैं तो ये एक्सपेंडिचर 32 लोगों ने बियर करना है। तो अगर 32 के करीब पैसेंजर्स हैं तो कॉस्ट
पर पैसेंजर पर kilometer will be 21.16 divided by 32. This will be around 0.66 per passenger per kilometer. एक दूसरा देखें, कॉस्ट पर पैसेंजर कितनी निकाली थी हमने 9.92 और एक बंदा कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 15 किलोमीटर. So that can also be calculated by 9.92 divided by 15 kilometers. You will get same $0.66 per passenger per kilometer. तो ये बेसिकली मुझे ये बता रहा है कि अगर हम 6 सीटर्स की बात कर रहे हैं जो एक ट्रेवलिंग में मल्टीपल पैसे चार्ज कर रही है, मल्टीपल लोगों से पैसे चार्ज कर रही है, हम बस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में अगर पर पर्सन अगर आप एवरेज आउट करते हैं तो ये बनेगा. लेकिन अगर इसी सिचुएशन में अगर इसको हम एक टैक्सी मान के चलें या उस किस्म की सर्विस मान के चलें तो जाहिर सी बात है आपका जो एक्सपेंडिचर है पर पर्सन वो बढ़ जाएगा. अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है. देखिए, अगर कहीं पे ये लिखा है कि कॉस्ट इज पर पैसेंजर पर किलोमीटर, इस चीज को हम कहते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट. कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का मतलब ये है कि हमारा जो कॉस्ट यूनिट है वो एक से ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है. वो पैसेंजर्स पे भी डिपेंड कर रहा है और वो किलोमीटर पे भी डिपेंड कर रहा है. कोई एक भी बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. Composite cost unit is typically a property of service costing. ये आपको प्रोसेस में या जॉब कॉस्टिंग में ये चीज नहीं मिलेगी. तो अगर कोई मुझे ये कहता है कि जी कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या कभी प्रोसेस कॉस्टिंग में हम देख सकते हैं, नहीं. कंपोजिट कॉस्ट यूनिट इज, you can only observe composite cost unit if you are working in a service industry. ठीक है भाई. अच्छा, ये मेरे ख्याल में आप ट्राई कर सकते हैं. अच्छा, अब ये इस किस्म का जो अब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मसला, आई एम नॉट श्योर कि आप लोग उसको कैसे डील करेंगे. मुझे लगता है कि मुझे समझाने में थोड़ा सा वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको समझा दूं. देखिए, ये एक बड़ा सिंपल सा सवाल है. लेट्स सी इसको हम कितना कर पाते हैं. आपके पास एक हॉस्पिटल की कॉस्ट है, ठीक है, उसने आपको एनुअल एक्सपेक्टेड कॉस्ट बता दी हॉस्पिटल की. अच्छा, ये जो कॉस्ट है ये टिपिकली हम मान के चल रहे हैं कि ये वार्ड्स वगैरह की कॉस्ट है. देखिए, अगर कोई बंदा जनरल वार्ड में एडमिट होता है तो एक तो उस बंदे के एवरेज चार्ज होते हैं कि जी एक बंदा अगर जनरल वार्ड में एडमिट होता है तो पर डे इतना हम चार्ज करेंगे. दैट इज एक्सक्लूडिंग डॉक्टर फी, दैट इज एक्सक्लूडिंग एनी मेडिसिन चार्ज, मेडिसिन कॉस्ट, दैट इज एक्सक्लूडिंग एनी टेस्ट जो भी आप कर रहे हैं. वो सिर्फ आपकी जनरल कॉस्ट होती है, बेड की कॉस्ट होती है कि जी एक बेड के ऊपर इतने चार्जेस होंगे. पर डॉक्टर जो पैसे ले रहा है वो अलग से ऐड होगा, मेडिसिन अलग से ऐड होगा और बाकी चीजें अलग से ऐड अप होंगी. तो ये टिपिकली वो ओवरहेड वाला पार्ट है. So expected cost of hospital is 900,000. There are 3 general wards. Each ward consists of 8 beds. Average length of stay is 4 days. Average length of stay is 4 days is basically what? एक पेशेंट 4 दिन स्टे कर रहा है. Average occupancy is 80%. Hospital operates 7 days per week and 50 days weeks during the year. You are required to calculate cost per patient for the year. अब कॉस्ट पर पेशेंट के लिए मुझे सबसे पहले जो कैलकुलेशन करनी है वो नंबर ऑफ पेशेंट्स की करनी है. आप लोग ट्राई कर सकते हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने होंगे, क्योंकि इसमें मुझे एक डाउट है. आई एम नॉट श्योर. कुछ बच्चे कर जाते हैं मसला, कुछ बच्चे सही कर लेते हैं. तो जरा ट्राई करें नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने होंगे. मैम मेरा 1680 आ रहा है. हाउ मच? 1600? 1680. 1680. चले, एक आंसर 1680 आया है. मैं भी जरा चेक कर लूं.
अच्छा, इसमें 19.2 बेड्स आ रहे हैं तो कीप इट 19.2। अभी हम डेसिमल्स पे बात नहीं कर रहे हैं। या तो आपका आंसर 1680 आएगा या आपका आंसर 6720 आएगा। इसके अलावा अगर कुछ आंसर आ रहा है तो वो फिर देखिए, 3 जनरल वार्ड्स, मे बी 1 फॉर मेल, 1 फॉर फीमेल, 1 फॉर चिल्ड्रन। पीड्स का जो वार्ड होता है, 3 wards multiply by 8 beds per ward, that makes 24 times 80% makes 19.2, multiply by 7 days, multiply by 50 weeks during the year, that will give you 6720। अच्छा, अब ये जो 6720 है, ये बड़ा मुश्किल, मुझे मुश्किल लगता है समझाना इसको, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। 6720 जो है ये है पेशेंट डेज। अब पेशेंट डेज का मतलब क्या है कि देखिए, अगर मैं एडमिट होती हूँ और मैं 4 दिन तक हॉस्पिटल में रहती हूँ तो आई एम 1 पेशेंट, बट मेरे जो नंबर ऑफ पेशेंट डेज होंगे वो 4 होंगे। उसी तरीके से अगर 8 डेज की हम एग्जांपल ले लें तो 8 डेज में देयर विल बी 2 पेशेंट एंड 8 पेशेंट डेज। तो ये जो आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है कि पेशेंट्स जितने दिन रहे ये उन दोनों का मल्टीपल है। अगर मुझे नंबर ऑफ पेशेंट्स कैलकुलेट करना है तो पेशेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग दिस फिगर विद 4, so that will give you 1680। ठीक है, so 1680 is the number of patients। यूजुअली अक्सर बच्चे 6720 पे आके रुक जाते हैं। अच्छा, अब कॉस्ट पर पेशेंट कितना हो जाएगा? कॉस्ट पर पेशेंट हो जाएगी 9 लाख डिवाइडेड बाय 1680। Is it 428.5? 535.7 पर पेशेंट। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि यार एवरेज कॉस्ट पर पेशेंट पर डे, तो पर पेशेंट पर डे का मतलब है ये तो पर पेशेंट हो गया ना, और एक पेशेंट तकरीबन 4 दिन स्टे कर रहा है, तो कॉस्ट पर पेशेंट पर डे विल बी 535.7 अपॉन 4, 107.14। अच्छा, ये जो कॉस्ट पर पेशेंट पर डे है ये भी कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट है। डेज भी चेंज होंगे तब भी कॉस्ट चेंज होगी, और पेशेंट चेंज होंगे तब भी कॉस्ट चेंज होगी। अच्छा, मैम ये कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट एक बार फिर से प्लीज समझा दें। कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट का मतलब ये है कि देखिए, अगर मैं कहूँ कि यार कॉस्ट इज सम डॉलर्स पर डे, तो ये कॉस्ट यूनिट है, ये किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर मैं कहूँ कि कॉस्ट पर पेशेंट है तो ये भी सिंगल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये कॉस्ट यूनिट होगा। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कॉस्ट पर पेशेंट पर डे, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये पेशेंट्स पे भी डिपेंड कर रहा है, ये डेज पे भी डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये मेरा कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बता दूं, या तो इसको 133.9 पर पेशेंट पर डे कहते हैं, पर पेशेंट पर डे कहते हैं, या कुछ जगहों पे हो सकता है ये ऐसे भी लिखा हो 133.9 पर, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, पर पेशेंट डे। एक ही बात है, एक ही मतलब है दोनों का। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं 9 मिलियन को डायरेक्टली 6720 से डिवाइड कर दूं विच इज पेशेंट डेज, तब भी मेरे पास यही 133.9 आंसर आएगा। ठीक है, 9 लाख डिवाइडेड बाय 6
720 will give you same 133.9 आंसर. ठीक है, so it's simple. Okay, ma'am. Thank you. It's more logical. इसमें कोई रूल नहीं है, इसका सबसे बड़ा मसला यही है. अच्छा, 2 क्वेश्चंस हम और करेंगे, then we will take a break. अच्छा, ये जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज अ वार्म अप क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट वन, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. A transportation company is expected to travel 40 journeys in a period carrying 20 tons each time. Distance per journey is 10 kilometer. Operating cost of period is expected to be 1 lakh. Calculate cost per ton per kilometer. अच्छा, अब ये कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर लिखा है, ये भी कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट में आ जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट आपकी टन्स पे भी डिपेंड कर रही है, किलोमीटर पे भी डिपेंड कर रही है. I mean, अगर आप कभी भी टैक्सी में बैठते हो तो वो आपसे ये पूछेगा पैसेंजर्स कितने हैं, वो ये नहीं पूछेगा कि वेट कितना है आपका. लेकिन अगर आप रात के टाइम पे अगर आप कभी हाईवे पे जाओ तो उसमें जो ट्रॉलर्स गुजर रहे होते हैं तो यूजुअली वो बहुत हेवी वेट कैरी कर रहे होते हैं, तो वहां पे वेट इंपॉर्टेंट होता है और किलोमीटर भी इंपॉर्टेंट होता है. डिस्टेंस और वेट दोनों इंपॉर्टेंट होता है बड़ी व्हीकल्स के लिए. अब कॉस्ट पर किलोमीटर, पर टन पर किलोमीटर का मतलब ये है कि मुझे पहले तो आप ये देखें कि जर्नीज कितनी है. 40 जर्नीज हैं, हर जर्नी में हम 20 टन कैरी कर रहे हैं और हर जर्नी का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है. तो ये हर जर्नी में सेम किलोमीटर्स हैं और सेम वेट है, तो इस वजह से मेरे लिए काम करना आसान है. सो वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई 40, 20 and 10 in order to get ton kilometer. 40 into 2 is 800, I think 8,000. And cost per ton per kilometer will be 1 lakh over 8,000. Which masla hai? How much? या तो ऐसे लिखा होगा या ये यूं लिखा होगा 12.5 पर टन किलोमीटर, इस तरीके से भी लिखते हैं इसको. ये आसान इसलिए है क्योंकि इसमें हर जर्नी के डिस्टेंस और किलोमीटर सेम है, बट जरूरी नहीं है कि ये ऐसा हो, ये डिफरेंट भी हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे होता है कि आपके पास कोई 5 या 6 जर्नीज हैं और आपके पास 5 जर्नीज हैं और हर जर्नी का लोड भी डिस्टेंस डिफरेंट है और हर जर्नी का जो डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट है. अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस में अक्सर ये 1 वे लिखता है. अगर 1 वे लिखा हो, 1 वे डिस्टेंस लिखा हो तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 मत कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना. क्यों नहीं करना? उसका रीजन ये है कि इस किस्म के जो ट्रक्स या ट्रॉलर्स होते हैं वो एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं और वो डिलीवर कर रहे हैं तो वो वापसी में खाली आते हैं. तो अगर मैं उसमें जाने और आने दोनों के किलोमीटर्स ऐड कर दूं तो मेरी कॉस्ट पर किलोमीटर कम हो जाएगी. कस्टमर आपको सिर्फ यहाँ से वहां तक जाने के पैसे देगा, वहां से वापस आने के पैसे आप उसको बोलोगे तो वो नाराज होगा. हाँ, लेकिन हिडन अगर आप चाहो तो उसको चार्ज कर सकते हो. तो इस वजह से हमेशा हम 1 वे डिस्टेंस रखते हैं, सिर्फ जाने का रखते हैं, वापसी का नहीं रखते. लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि जी ये जो कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है ना, गौर से सुनिएगा इस बात को, कॉस्ट उसने दी हुई है. सपोज बुरा वक्त आया आपके पास और आपको उसने ये कहा कि जी कॉस्ट जो है वो $0.2 पर किलोमीटर है. जब वो पेट्रोल की कॉस्ट आपको दे रहा है ना, सपोज पेट्रोल कॉस्ट उसने आपको कहा कि $0.2 पर किलोमीटर है, ये 1 वे डिस्टेंस पे नहीं लगेगा, ये 2 वे पे लगेगा, क्योंकि जाने की भी पेट्रोल की कॉस्ट है, वापसी की भी पेट्रोल की कॉस्ट है, लेकिन चार्जिंग के टाइम पे सिर्फ 1 वे आएगा, 2 वे नहीं आएगा. तो मैं इसको लिख देती हूँ साइड में कहीं पे कि जब कभी भी हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा 2 वे होगी, जाने की भी और वापसी की भी.
मेंटेनेंस हो गया, कोई भी टायर वगैरह की कॉस्ट है। लेकिन अगर हम चार्जिंग की बात करेंगे तो चार्जिंग हमेशा वन वे पे होती है, टू वे पे नहीं होगी। ओके चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देन वी विल टेक अ ब्रेक। अब यहाँ पे उसने कहा कि देखें जी टोटल कॉस्ट जो है वो तकरीबन 4558 की टोटल कॉस्ट है, और आपके पास 5 जर्नीज हैं, हर एक का लोड डिफरेंट है और डिस्टेंस भी डिफरेंट है। तो अब हम हर एक की कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे। अच्छा इसमें एक और चीज भी मैं बता दूं, यहाँ पे अक्सर इन सब का टोटल दे देता है, टोटल बेकार है आपके लिए। 5 multiplied by 80 is 400, 7 times 100 is 700, 120, 300 and 600. So if you add all these figures, you will get total ton kilometer. 2100. 2120. Okay. Acha. So cost per kilometer will be 4558 upon 2120. 0.44. मैम 2.15। अब अगर वो आपसे ये कहता है कि मुझे फर्स्ट जर्नी की कॉस्ट बता दो कि फर्स्ट जर्नी की कॉस्ट क्या होगी, तो फर्स्ट जर्नी में कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर इज 2.15. So you have to multiply this with either 400 or 5 multiplied by 80. Both means the same. So this will give you total cost. You want to add, you can add profit percentage in that, and you get the final price to be charged to the customer. सिर्फ जर्नी 1 की। या अगर कोई बंदा आगे कहता है कि यार मुझे 4 किलोमीटर, मुझे तकरीबन 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है और मेरे पास तकरीबन सपोज 50 टन होंगे, तो क्या चार्ज करोगे आप मुझे? So 50 times 10 times 2.15. That will be the cost plus profit. Obviously you are working for profit. So 10%, 20%, 30% जो भी profit percentage है वो लगा के फिर प्राइस निकलेगी। फिर हम बताएंगे कि जी आपको हम इतना पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है। अच्छा इसके आगे कुछ MCQs दिए हुए हैं, इसको जरा ट्राई कर लीजिएगा। थोड़े से ही है, ज्यादा नहीं है। इसको देख लीजिएगा, इसके आंसर्स पे मुझे इसका आंसर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके आंसर में कुछ मसला था, या तो मैंने पर बस कैलकुलेट कर दिया था, कुछ एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी मुझसे। बाकी क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं।